गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है? हाँ, जुड़िए धीरे धीरे। ज़रा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करवाइए, अन्य लोगों से भी जोड़िए। ज़रा मेरी ऑफलाइन क्लास के बारे में बच्चों से बताइए, जो लड़के यहाँ रह रहे हैं इलाहाबाद, उनसे भी आप चर्चा करिए। यह आपका नैतिक दायित्व बनता है बच्चों, बात ध्यान देना। तो थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट भी करिए, पढ़ते भी रहिए, कुछ अपनी जो और भी आपकी जो भूमिका है उसको निभाते रहिए। अब तक हम लोग बात किए विभाव, यह मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अनुभाव, इन दो पर हमारी आपकी बात पूरी हो चुकी। अब इस क्रम में तीसरा क्या है? संचारी भाव। मैंने आपसे मना किया था कि लिखिएगा नहीं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ा लेंगे तब सबको हम जो है शब्दबद्ध करके कायदे से लिखाएंगे। पहले चीज़ों को आप समझिए। देखिए संचारी भाव क्या है, इनको जरा समझिएगा। संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है स्थायी भावों के सहायक होते हैं, स्थायी भावों के सहायक होते हैं। मतलब कहने का से क्या निकला? मीन्स जो संचारी भाव की संख्या पर यह बात निर्भर करती है कि उसमें स्थायी भाव किस लेवल तक जागृत होगा। संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33। यही जो है 33 प्रकार के संचारी भाव जो होते हैं, ये कहाँ पर उदीयमान होंगे? ये होंगे आश्रय के भीतर। ओके, मैंने बताया था ना, ये आपका हो गया जो है आलंबन विभाव, आलंबन, और दूसरा क्या हो गया? आश्रय। तो जो आलंबन के कारण आश्रय के भीतर जो स्थायी भाव जागृत होता है, वही वाला स्थायी भाव कम होगा कि अधिक होगा। यह किस बात पर डिपेंड करेगा? यह डिपेंड करेगा संचारी भाव पर। मतलब कहते हैं कि संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक होते हैं, जो कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कम या ज़्यादा होते हैं। तो कौन कौन सी परिस्थिति होती है वह देखना। मतलब यहाँ पर जो आप पॉइंट आप सुन रहे हो कि संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं, और इनकी मात्रा पर यह बात डिपेंड करती है कि स्थायी भाव किस सीमा तक जागृत होगा। तो इसकी जो भरत मुनि ने 4 कंडीशंस बताई, परिस्थितियां 4 बताई। कौन कौन? नंबर 1 देश काल एवं अवस्था, देश काल एवं अवस्था, ये हो गई कंडीशन नंबर 1। दूसरी वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव, ये हो गई परिस्थिति नंबर 2। तीसरी कंडीशन उत्तम मध्यम और अधम, उत्तम मध्यम और अधम प्रकृति के लोग। प्रकृति मतलब स्वभाव, यहाँ पर प्रकृति के लोग आप जानते हो। मतलब मनुष्य की प्रवृत्ति जो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, या तो वह जो उच्च कोटि का होगा, या तो वह मीडियम लेवल का होगा, या तो निकृष्ट का होगा। और एक जो यहाँ पर चौथी कंडीशन है स्त्री एवं पुरुष के स्वभाव में भेद, स्त्री एवं पुरुष के स्वभाव में भेद। चूँकि सभी लोग एक समान तो होते नहीं हैं, तो यह जो संचारी भाव है, यह किस लेवल पर, किस सीमा तक स्थायी भाव को जागृत करने में सहायक होगा, यह बात चार मुख्य पॉइंट्स पर डिपेंड करती है कि वहाँ का कैसा देश है, कैसा काल है, कैसी अवस्था है। और नंबर 2 जो वातावरण का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। आप जानते हो विज्ञान में भी यह जो जस्टिफाइड हो चुका है कि जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, और उसमें
उसमें पक्षकार जो शामिल हैं, अर्थात एक आलंबन दूसरा आश्रय, वे जो किस कोट के हैं, वे उत्तम कोट के हैं कि मध्यम हैं कि अधम, इस पर डिपेंड करेगा कि उनमें किस सीमा तक स्थायी भाव जागृत होगा। और स्त्री पुरुष के स्वभाव में भेद, अर्थात जो परस्पर दो पक्ष मेल फीमेल या आप कहो नायक नायिका जो परस्पर एक दूसरे से मिले, एक को देखकर दूसरे के भीतर स्थायी भाव जागृत हुआ, तो वहाँ पर उन परस्पर दोनों का स्वभाव कैसा है यह डिपेंड करेगा कि उसमें स्थायी भाव किस सीमा तक जागृत होगा। जैसे दोनों में कोई एक जो है विनम्र है और एक कर्कश है तो जो पट नहीं पाएगी, दोनों अगर है विनम्र तब तो थोड़ा बहुत पटेगी। मतलब कुल मिलाकर स्वभाव पर यह काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा स्थायी भाव किस सीमा तक जागृत हुआ। तो कुल मिलाकर भरतमुनि ने जो संचारी भाव की यह 4 विशिष्ट कंडीशन बताया जो मैंने आपको बताई। ओके, अब बात आती है रस के भेद या प्रकार। लिखेंगे नहीं आप, केवल आपको समझा रहे हैं हम, जब उसके बाद लिखने वाली बात होगी तभी आपको हम बढ़िया तरीके से खूब अच्छे ढंग से आपको लिखाते हैं। रस के भेद या प्रकार, देखिए जब आप पढ़ते हैं इतिहास पढ़ते हैं गुप्त काल, जब आप गुप्त काल पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक गुप्त सम्राट पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी उपाधि थी विक्रमादित्य। यही जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भिन्न भिन्न विधाओं में पारंगत अर्थात निपुण 9 विद्वान निवास करते थे, 9 विद्वान निवास करते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न, इसी नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह, एक विद्वान थे अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा था। अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा था। सर्वप्रथम इसी अमरकोश ग्रंथ में भाव को परिभाषित किया गया। ओके, मैंने आपसे बताया कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भिन्न भिन्न विधाओं में पारंगत 9 विद्वान निवास करते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। उसी में से एक विद्वान थे अमर सिंह, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम था अमरकोश। उसी ग्रंथ में सर्वप्रथम भाव को डिफाइन किया गया कि भाव क्या है। देखिएगा, अमरकोश ग्रंथ में कहा गया विकारो मानसो भाव, ये हो गया संस्कृत का शब्द हो गया। क्या इसका अर्थ निकलता है? देखिए, जो विकार मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन। विकार मीन्स रूप परिवर्तन। विकारो मानसो भाव, जैसे आप कोई चीज देखे, इसको देख करके आपके भीतर कोई भाव उत्पन्न हुआ। ओके, तो उसको देखकर जो भाव आपके मन में जो उत्पन्न हुआ, उस भाव का जो रूपांतर किस रूप में होता है? रूपांतर, रूप परिवर्तन, अर्थात जो है मन का विकार ही, अर्थात मन का विकार या रूप परिवर्तन। मन का विकार या रूप परिवर्तन ही भाव होता है। भाव, किसी चीज़ को हम देख करके जो अपने मन में कोई एक रूप परिवर्तन करेंगे तभी वो किसी न किसी भाव के रूप में व्यक्त होगा। तो जो अमर सिंह ने अपने ग्रंथ जो अमरकोश में भाव को डिफाइन किया, उन्होंने कहा मन का विकार या रूप परिवर्तन ही भाव होता है। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग बैक आते हैं फिर से। भरतमुनि का जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है, भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में, भरतमुनि का क्या ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र। मैंने बताया था कि जो सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में इन्होंने रस को डिफाइन किया था, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में ही उन्होंने रस को डिफाइन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर
बात आती है जो आपका अंतिम है, क्या? स्थायी भाव, मतलब चौथा है स्थायी भाव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चौथा, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में कुल भावों की संख्या, मतलब जो हम नाट्यशास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुल भावों की संख्या जो प्राप्त होती है वह है 49 अर्थात 49, अर्थात कुल भावों की संख्या उन्होंने कितना बताया? 49, जिसमें से 33 ये क्या है? संचारी भाव। 33 हो गए संचारी भाव, 8 हो गए कायिक भाव, काय मतलब शरीर के द्वारा कायिक भाव, और 8 हो गए स्थायी भाव। ध्यान दीजिएगा, पहली बार भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में जो कुल स्थायी भाव की संख्या बताई थी वह 8 बताया था। बाद में उन्होंने एक और इसमें जोड़ दिया। बाद में जब एक और जोड़ दिया तो कुल स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तो जो प्रत्येक रस के अपने अपने स्थायी भाव होते हैं, चूंकि कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है इसलिए रस के भेद भी 9 होते हैं। अब यहाँ से एक एक रस उनके स्थायी भाव नोट करने के बाद एक एक रस के बारे में पढ़ना हम लोग शुरू कर देते हैं। यही है पूरा जो आपको समझाए हम। ओके, अब इसको हम लोग शब्दों में बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं। चलिए लिखा जाए। जैसे आपने फ्रेमिंग किया था रस की परिभाषा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इन सब का पूरा डिटेल अब कायदे से हम लिखाने चल रहे हैं। पहली हेडिंग आप बनाइए, रस की परिभाषा। खूब ध्यान से कायदे से देखकर लिखिएगा, रस की परिभाषा। इसमें लिखा जाए ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग, एक एक शब्द को सुनकर ध्यान से, ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, तो आप ग्रंथ का नाम लिख रहे हैं सिंगुलर कॉमा में, नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। ओके, नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। इसी ग्रंथ में उन्होंने मतलब भरत मुनि ने इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम उन्होंने रस को परिभाषित किया था। तो आपसे फैक्चुअल प्रश्न अगर पूछे किस ग्रंथ में सर्वप्रथम रस को डिफाइन किया गया तो आंसर होगा नाट्यशास्त्र। किसने किया? आंसर होगा भरत मुनि। रस को परिभाषित किया था। ओके, अब यहाँ से पैरा चेंज कर दीजिए और लिखिए, नीचे से लिखिए, भरत मुनि के अनुसार यहाँ पर डैश लगा दीजिए। अभी एक बड़ा सा शब्द लिखना है जो आप समझा रहे हैं, जिसको हम लिखे थे, लिखिएगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, निष्पत्ति है। एक ही शब्द बना के लिखिएगा, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति है। इतना बड़ा शब्द हो गया, देख रहे हो, विभावानुभाव। आप अब इसको ऐसे पढ़ना, खंड खंड में ऐसे कहिए, विभावानुभाव व्यभिचार
संयोगाद्रस निष्पत्ति है। अर्थात कमा अर्थात विभाव, इसमें कौन कौन शब्द देखो, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी को एक शब्द और कहते हैं, या संचारी, ब्रैकेट में संचारी। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब निकलता है, निष्पत्ति होती है। यह जो कौन कहा है, यह हम आप नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भरतमुनि। कहाँ कह रहे हैं, अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में कह रहे हैं। तो जो भरतमुनि का हम नाट्यशास्त्र ग्रंथ जब पढ़ते हैं, या उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में जो जिक्र किया, एक बड़ा सा शब्द है उन्होंने लिखा, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति। तभी हम लोग जान पाए कि काव्यशास्त्र में रस भी कुछ है। रस का जिक्र जब उन्होंने पहली बार किया, इसीलिए कहते हैं पहली बार किसी ने रस को डिफाइन किया, भरतमुनि ने किया और अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या कह रहे हैं, मतलब प्रथम बार भरतमुनि के अनुसार क्या हुआ, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब यहीं पर कर दीजिए अथवा, ये जो परिभाषा आपने लिखा इसी के नीचे कर दीजिए अथवा। अब इसको दूसरे ढंग से कैसे कर रहे हैं भरतमुनि, उसको ध्यान दीजिएगा। अथवा लेकर लिखिए दूसरे शब्दों में, कॉमा लगा दीजिए, नीचे से लिखिए भरतमुनि के अनुसार, दूसरे शब्दों में भरतमुनि के अनुसार। जैसे लिख रहे हैं पैरा चेंज करते हुए ऐसे लिखिएगा। पूरे YouTube पर जितने हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका वीडियो देख लेना, लिखने की कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये जैसे बताता हूँ वैसे लिखने का प्रयास करना बच्चा। ऐसा अन्य जगह पर दुर्लभ मिलेगा। लोग पेशेवारिता तरीके से बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से पढ़ाकर निकल जाते हैं पाठ्यक्रम को, और एक छात्र जो हिंदी का है वह उसे सही तरीके से मात्रा, शब्दों के समायोजन, वाक्य रचना की दिव्य जानकारी होनी चाहिए। इन सब बातों पर विशेष रूप से फोकस किया करिए। देखिए ध्यान से, पहली बार भरतमुनि ने क्या कहा, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वहीं अपने ग्रंथ में दोबारा क्या कह दे रहे हैं, दूसरे शब्दों में भरतमुनि के अनुसार विभाव, कॉमा लगाते जाइए, अनुभाव और अब जो हम लोग व्यभिचारी भाव लिखे हैं, व्यभिचारी या संचारी भाव लिखे हैं, तो बारंबार शब्द जब हम बोलेंगे तो वहां पर व्यभिचारी न बोल करके हम संचारी बोलेंगे हरदम, अर्थात दोनों शब्द सेम है। भरतमुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जहां, अब एक शब्द नया आ गया, जहां स्थायी भावों के साथ, जहां स्थायी भावों के साथ लिखिए अनुकूलता शब्द को कहेंगे इंग्लिश में एडेप्टेशन। इंग्लिश शब्द भी कुछ लिखिए। स्थायी भावों के साथ अनुकूलता ग्रहण करते हैं, अनुकूलता ग्रहण करते हैं, कमा वहां पर रस की निष्पत्ति होती है, वहां पर रस की निष्पत्ति होती है, मतलब निकलता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रस की निष्पत्ति नहीं होगी, वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। आपने ध्यान दिया, आप ध्यान देकर बात को समझिएगा।
मतलब प्रथम बार परिभाषा जब आपने लिखा तो वहाँ पर भरत मुनि ने 3 शब्द का जिक्र किया, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वहीं पर दोबारा इन्होंने अपने ही ग्रंथ में एक नया शब्द ला दिया, अर्थात स्थायी भाव। और पैरा चेंज करिए, इस प्रकार एंड देयरफॉर, इस प्रकार के बाद कामा लगाना जरूरी है। इस प्रकार भरत मुनि की उक्त, मतलब जो ऊपर लिखे हैं उक्त परिभाषा में, इस प्रकार भरत मुनि की उक्त परिभाषा में निम्नलिखित शब्द प्रमुख हैं। अनुस्वार का प्रयोग जरूर करिएगा, यहाँ पर ऐसे डैश कर दीजिए। तो कौन कौन शब्द प्रमुख हैं, तो उनके नाम हम लोग लिख लेते हैं। क्या आया पहला, विभाव। दूसरा क्या प्राप्त किया आपने, अनुभाव। तीसरा आपने क्या प्राप्त किया, संचारी, जिसको आप व्यभिचारी भाव के रूप में लिखे, संचारी भाव। अभी उन्होंने क्या एक शब्द दे दिया। और चौथा स्थायी भाव। चौथा क्या है, स्थायी भाव। अब भैया देखो, यही अगर चारों जो शब्द, यही जो है टर्म्स, अगर हम सही तरीके से इसके मर्म को जान गए तो हम जो रस को जान गए। ओके, गुड मॉर्निंग, सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरी ऑफलाइन की क्लासेस सब शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो 8:30 से 10 जो सुबह की क्लास थी उसको पढ़ा के आ रहे हैं। अभी दोपहर में 1:30 से 3 फिर ऑफलाइन मुझे हिंदी पढ़ानी है। 2 बैच का एडमिशन किए हुए थे, मतलब व्यस्तता इसमें पूरी तरीके से आ गए। 10 से 11 घंटे क्लास शुरू हो गई है, लेकिन तब भी मैं आपको टाइम निकाल करके आपकी ऑनलाइन क्लास आपको दे रहा हूँ। तो जो है खूब मन लगा पढ़िएगा। भैया देखो, अब यही सब शब्दावलियाँ जो कि आपको समझाए हम, अब यही सब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव का मर्म अगर आप जान गए तो रस पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। पहली हेडिंग डालिए, विभाव। नंबर 1 क्या है, विभाव। अब हम लोग जरा इसको जान लें, विभाव को। जैसे आपको हम समझाए थे, जरा उस बात पर ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया था, लिखा जाए, रस को उदित एवं उद्दीप्त, उद्दीप्त शब्द बनता है जो है उद्दीपन से। उद्दीपन अंग्रेजी में कहते हैं जो स्टिमुलेशन, मीन्स कम या ज्यादा। तो इसका क्या इंग्लिश वर्जन हो जाएगा, स्टिमुलेटेड। रस को उदित एवं उद्दीप्त करने वाले कारक, या इसमें 2 शब्द और लिख सकते हैं, कारक या कारण, या हम कह सकते हैं, या हम कहते हैं सामग्री, मतलब कोई भी सामान। ठीक, रस को उदित एवं उद्दीप्त करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। अब इसको अगर और आप जो सरल शब्दों में अगर लिखें, अपने मन से बोलें, तो क्या बोलेंगे, जिन कारकों अथवा कारणों से रस का उदय होता है और वह कम ज्यादा होता है, उसे कहते हैं विभाव। पैरा चेंज करिए, इसके 2 भेद हैं। यह आप जो तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए ध्यान देना, इसके 2 भेद या प्रकार हैं। कौन कौन, नंबर 1 आलंबन विभाव, और दूसरा रोमन गिनती में सिंबल बनाना, यहाँ पर 1 2 3 लिख रहे हैं हम लोग। दूसरा हो जाएगा उद्दीपन विभाव, आलंबन और उद्दीपन विभाव। अब इन दोनों को हम लोग जरा जान लेते हैं, ये दोनों क्या हैं। ओके, तो इसमें पहला वाला जो है आप उसको हेडिंग न बनाना, उसे फर्स्ट पॉइंट कर दिए, पहले वाले के बारे में हो जाएगा, सही ना। रोमन गिनती का पहला पॉइंट बनाइए। अब इसमें देखो, जिन कारकों अथवा कारणों से
ध्यान दीजिएगा, सब पढ़ाए हैं। जिन कारकों या कारणों से स्थायी भाव, जिन कारकों या कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है, जागृत नहीं, जागृत होता है, जागृत होता है। जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, कम उसे आलम्बन विभाव कहते हैं, उसे आलम्बन विभाव, वी लिखना हुआ, आलम्बन विभाव कहते हैं। मतलब जिस किसी भी कारण से जो स्थायी भाव जागृत होगा वही कारण कहलाएगा आलम्बन। ओके, जैसे नायक, नायिका, नायिका, प्रकृति मतलब नेचर की कोई चीज, प्रकृति इत्यादि। यहाँ 3 लिख दिए तो इसके बाद प्रयोग करना पड़ेगा इत्यादि का। ध्यान दो, पहले दिन बताए थे आपको हम, नायक, नायिका, प्रकृति इत्यादि। मतलब जो है चाहे नायक के कारण स्थायी भाव जागृत हो, चाहे नायिका के कारण जागृत हो, अथवा किसी अन्य कारण जागृत हो, जिसके कारण जागृत होगा वही कहलाएगा आलम्बन विभाव। दूसरा, जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव उद्दीपित मीन्स कम या ज्यादा, कम या अधिक, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव उद्दीपित होता है, ठीक है, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उसी नाम से वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ओके, उसे क्या कह देंगे? उद्दीपन विभाव। जैसे हम एक चीज लिख दें, जैसे नायिका का सौंदर्य, ओके, मतलब नायक जो है जब उसकी सुंदरता को देखा तो नायक के भीतर जो स्थायी भाव जागृत हुआ, तो यहाँ पर नायिका का जो होगा सौंदर्य क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव, जो कि उसे तीव्र करेगा। अगर मान लो बहुत सुंदर है तो जो तीव्र करेगा, बीच में कुछ अन्य समस्या क्रिएट हो गई, नाक वाक बहने लगी, कोई और दिक्कत आ गई, जो तेज किया रहेगा वो अत्यंत डाउन भी हो जाएगा। तो इसलिए कम और अधिक दोनों कंडीशंस यहाँ पर बनी हुई हैं। तो हम लोग अब तक जो पहला इसका भेद है, पहला इसका रस का प्रमुख अंग होता है विभाव, जिसमें 2 भेद, पहला आलम्बन दूसरा उद्दीपन, इसके बारे में हम लोग देखें। ठीक, अब यहीं पर इसी के नीचे आप ब्रैकेट में नोट करके एक शब्द और लिख दीजिए, ठीक है? क्या लिखिए? आलम्बन विभाव के कारण, आलम्बन विभाव के कारण जिसके भीतर, आलम्बन विभाव के कारण जिसके भीतर स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके भीतर स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, कम उसे आश्रय कहते हैं। उसे आश्रय कहते हैं। ओके, यहाँ हमने एक शब्द आपको और बता दिया।
अब जरा यही तीनों हम लोग तुरंत यहाँ पर एक फिगर के थ्रू समझ लें। देखिए, जैसे यह है, दूसरे कलर में लिखते हैं, बना दे पहले, ओके। जैसे यह है नायक, ठीक है, और यह नायिका, मेल या फीमेल कुछ भी हम कर सकते हैं, नायिका। अब देखिए, नायक को देख करके नायिका के भीतर, नायक को देख करके नायिका के भीतर स्थायी भाव जागृत हुआ। स्थायी भाव जागृत हुआ। जब स्थायी भाव जागृत होगा नायिका के भीतर, तो ये क्या कहलाएगी? ये हो जाएगी आश्रय। आश्रय। और इसके कारण हुआ तो नायक क्या हो जाएगा? आलंबन। आलंबन, ठीक। इसको देख करके इसके भीतर स्थायी भाव जागृत हुआ। अब हम वहीं पर ये देख रहे हैं कि यह कलर सही नहीं है। वहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक सहचर्य है। प्राकृतिक सहचर्य, यहाँ पर कुछ कारक अथवा कारण हैं, मतलब प्राकृतिक सहचर्य। सहचर अर्थात जो है पेड़ पौधे फूल पत्तियां इत्यादि इत्यादि, या कुछ इनके साथ हैं या इनके साथ हैं जो अन्य लोग हो गए, इनसे जो यह जागृत हुआ स्थायी भाव, यह क्या हुआ? स्थायी भाव को तीव्र किया। तीव्र, जब स्थायी भाव को तीव्र करेगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव कहलाएगा ये, ओके। इतनी बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बात आप समझ रहे हैं ना? जरा आप जो है टाइप कर बताइए। जागृत नहीं, जागृत। राघवेंद्र मौर्य आप कह रहे हैं जागृत। जागृत यहाँ नहीं लिखा जाएगा, जागृत। जागृत। जब कोई चीज किसी में होगा तो कहा जाएगा जागृत हुआ। जब आप कहेंगे दूसरे सेंस में तो कहेंगे उसकी जागृत हुई। जागृत हुई, जागृत होता है, और वह जो जागृति होती है उसके भीतर होगा, जागृत होगा। और जब उसके सेंस में कहोगे वह जागृत हुआ, ओके। दोनों सब सेम है, लेकिन कैसे वाक्य प्रयोग करोगे इस बात पर ध्यान दो, ठीक। ये हम आपको समझाए। आलंबन और जिसके भीतर जागृत हुआ स्थायी भाव वह आश्रय, और जिन कारकों अथवा कारणों से वह स्थायी भाव तीव्र हुआ वह कहला दिया उद्दीपन विभाव। इतनी बात आपसे हमारी हुई। अब जो दूसरा है वह आपका क्या है? वह है अनुभाव। अनुभाव मतलब भरत मुनि की परिभाषा में जो दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है वो क्या है? अनुभाव। अब इसके बारे में लिखो। देखिए, मैं आपको समझाया था, अब तक एक को देखकर दूसरे के भीतर उसके मन में ही वह स्थायी भाव है। अब वो है कम हुआ या ज़्यादा हुआ, लेकिन मन के भीतर ही तो है। अब वह मन के भीतर जो भाव है वह बाहर जिन कारकों अथवा कारणों से व्यक्त होगा वह कहलाएंगे कारक कारण अनुभाव। लिखिए इसके बारे में। आलंबन, ध्यान दीजिएगा, आलंबन एवं उद्दीपन। आलंबन एवं उद्दीपन विभावों के परिणाम स्वरूप। एक एक शब्द को देखकर सुनकर कायदे से। आलंबन एवं उद्दीपन विभावों के परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप उत्पन्न भावों को, अर्थात जो भाव उत्पन्न हुआ, उत्पन्न भावों को बाह्य रूप से, मतलब बाहर की ओर,
बाह्य रूप से आलंबन एवं उद्दीपन विभावों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न भावों को बाह्य रूप से प्रदर्शित मतलब शो व्यक्त प्रदर्शित करने वाले कारक मतलब फैक्टर्स प्रदर्शित करने वाले कारक अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव कहलाते हैं। ओके, इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे हम कर सकते हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अथवा यही जो बात कही जा रही है इसको दूसरे से कैसे कह दोगे? देखो, अर्थात बात कामा लगा दीजिए। अर्थात मनोगत भाव मतलब मन के भीतर का भाव, अर्थात मनोगत भावों को बाह्य रूप से व्यक्त करने वाली, ध्यान दीजिएगा, बाह्य रूप से व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं मतलब प्रयास, एफर्ट या ब्रैकेट में प्रयास। मनोगत भावों को बाह्य रूप से व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे, अनुभाव कहलाती हैं कहने का मतलब मन के भीतर जो भाव क्रिएट हुआ वह जब तक बाहर व्यक्त नहीं होगा तब तक उसका कोई मायने नहीं होगा। अर्थात वही मन के भीतर जो भाव होगा वह बाहर कैसे व्यक्त होगा, या तो कोई शारीरिक प्रयास होगा या कोई मानसिक प्रयास होगा जिसके थ्रू वह बाह्य रूप से व्यक्त होगा, वही कहलाएगा अनुभाव। बात आप समझ गए होंगे। पैरा चेंज करिए, इसी में बात चल रही है। लिखिएगा, अनुभाव के 4 भेद हैं। तथ्यात्मक प्रश्न भी याद करना। अनुभाव के 4 भेद हैं। ओके, कौन कौन हैं? चारों का नाम लिख लीजिए। नंबर 1 कायिक। नंबर 2 वाचिक। नंबर 3 मानसिक। इसी को एक दूसरे शब्द कहते हैं सात्विक। और सात्विक लिखा कैसे जाएगा? आधाता रहेगा 2 बार आधाता, व पर छोटी मात्रा सात्विक। और चौथा क्या है? आहार्य होता है बच्चों। आप लोग कई वीडियो में पढ़ते हो, मैं कल आप समय से बताया था, परसों कुछ महानुभाव इसको लिखते हैं आहार्य। आप उनसे कह देना मिल करके, महोदय ये कोई शब्द होता ही नहीं है, शब्द है आहार्य। ये जो आहार्य नहीं है, इसमें मेल फीमेल नहीं है कि यहाँ पर आप जो है कर दिए, जो आकारांत कर दिए तो फीमेल हो गया। जबरदस्ती बात न किया करें, ठीक से बात को बोला करें। ओके, तो यहाँ पर हो गया कायिक, वाचिक, मानसिक को ही कहते हैं सात्विक, और आहार्य। अनुभाव के 4 भेद हुए, 4 रूप। क्या रूप हैं? अर्थात मनोगत भावों को बाह्य रूप से व्यक्त करने वाला जरिया, माध्यम, रूप, स्वरूप, यही 4 हुआ। कायिक मतलब काया मतलब शरीर का कोई प्रयास, वाचिक मतलब बोल करके वाणी से, मानसिक या सात्विक अर्थात मन में ही कोई भावाद्वेग, आहार, इन तीनों से भिन्न कोई कंडीशन। मैं आपको समझा चुका हूँ इसको, केवल आप इसको याद करेंगे। अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक या सात्विक और आहार्य। यहाँ तक बात हो गई अनुभाव की। अब जो आपका तीसरा है वह क्या है? नंबर 3 संचारी या व्यभिचारी।
जिसमें मैंने कहा था कि बार बार हम जो है संचारी बोलेंगे, व्यभिचारी नहीं बोलेंगे। संचारी या व्यभिचारी भाव, इसके बारे में लिखा जाए, संचारी या व्यभिचारी भाव। ओके, ठीक से पढ़ रहे हैं। संख्या नहीं आपकी बढ़ रही है बच्चा, बस केवल जो है 30 लोग केवल पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं आपके कमेंट्स को देखना भी छोड़ दिया, चूँकि जो है दुर्भाग्यपूर्ण है इतनी सटीक क्लास आपको दे रहे हैं, वो भी पूरा पढ़ा के देते हैं यूट्यूब पर। ये नहीं एक 4 लाइन बता दें, अपना ऐड करें कि ऐसे हुआ, बाकी के लिए अब आप ऑफलाइन में मिलिए, ऐसा नहीं है नाटक। पूरा सिलेबस कायदे से ठोस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको, तब भी आपका परफॉर्मेंस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है बच्चा, तब तक एकदम दुर्भाग्यपूर्ण आपका परफॉर्मेंस है। मात्र जो 25 से 30 की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हो फिलहाल, ये जो परफॉर्मेंस जो आपका है भगवान जाने कैसे क्या है, कहाँ पर व्यस्त हो, कैसे हो, क्या सोचते हो, क्या पढ़ते हो, आपका उद्देश्य क्या है, जीवन में कमिटमेंट आप कैसे किए हो, नियत अर्थात भाग अर्थात जो है डेस्टिनी के साथ कैसा आपने करार किया हुआ है, यह करार रूपी यात्रा आपको किस लक्ष्य, किस मंजिल की ओर ले जाएगी, कहाँ पर आपको प्राप्त कराएगी, इस विषय पर कहीं कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है। परफॉर्मेंस आपका बताता है कि आप किस कोर्ट में, किस लेवल तक, आप किस सीमा तक चयनित अथवा सफल होंगे। संचारी भाव में लिखा जाए, ये मतलब संचारी भाव, ये स्थायी भावों के सहायक होते हैं, ये स्थायी भावों के सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। यह लाइन विशेष ध्यान दीजिएगा, मतलब जो है तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक कर लीजिए यहाँ से। ये स्थायी भावों के सहायक होते हैं जो कि अनुकूल परिस्थितियों, ध्यान दीजिएगा, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में घटते या बढ़ते रहते हैं, घटते या बढ़ते रहते हैं, घटते या बढ़ते रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मतलब ये हो गई फेवरेबल कंडीशन, ये हो गए फेवरेबल कंडीशंस, मतलब परिस्थितियां पॉजिटिव हैं तो जो है बढ़ जाएंगे, निगेटिव हैं, कहीं कोई खतरा उतरा महसूस हुआ तो तुरंत डाउन हो जाएगा, अर्थात जो है घटते या बढ़ते रहते हैं। नीचे लिखिएगा, भरत मुनि ने संचारी भावों की परिस्थितियों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, परिस्थितियों के वर्गीकरण के चार सिद्धांत बताए हैं, ओके, बताए हैं, जो कि निम्नवत हैं, एज फॉलोज, जो कि निम्नवत हैं, यहाँ पर डैश दे दीजिएगा। अब यहाँ से आपकी बात हमारी कल होगी, ध्यान से बात सुनिएगा। मेरा जो टाइम टेबल एकदम पूरा जकड़ उठा है, अभी जो 15 मिनट शेष बचा हुआ है, मैं इसी जो 15 मिनट में हमें जो पहुँचना है जो है मनमोहन पार्क, वहाँ पर हम पहुँच करके खाना भी खा करके और 12 बजे से पढ़ाना शुरू कर देंगे। जो 12 से 1:30 हम पढ़ाते हुए अपनी बैच, जिसमें हमारे पुराने जो विद्यार्थी थे जिनका कोर्स छूटा हुआ था, जो ऑनलाइन पढ़ नहीं पाए, मैं उन्हीं के लिए ऑनलाइन चलाया था, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए, फिर से मुझे जो उनके लिए वहाँ पर समय देना पड़ रहा है। 12 से 1:30 हम उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद 1:30 से 3 नई बैच
जो स्टार्ट है वो क्लास चलेगी। आपको ज्ञात है कि आज से मैं सुबह 8:30 से 10 और दोपहर में 1:30 से 3 वाली नई बैच को स्टार्ट कर चुका हूं। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहेगा वो मिल सकता है। कब तक? केवल कल परसों तक, 2 दिन तक, और उसके बाद उसका नामांकन उसमें नहीं किया जाएगा। बाकी हमारी आपकी चर्चा अब यहाँ से ये वाले वर्गीकरण के बेस जो 4 हैं यहाँ से अब कल होगी। बस यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।